स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ बेटा, क्या वाटर में क्या होता है? वाटर है, पानी है, और क्या? आपने बताया था कि मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बोला था बेटा कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे, जरा देखो। मान लो सपोज करो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर वाटर बोल दिया इसका मतलब बल्क में वाटर है, बहुत सारे वाटर है, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इधर मैं बनाता हूं। देखो सपोज करो ये देखिए AHB बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। AHB ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं ना, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ गया, एक लोन पेयर इसके साथ गया। अब इसके पास भी 2 लोन पेयर है, बट अपने को यूटिलाइज कितना करना है? एक ही। तो अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ो, मान लीजिए मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ ले रहा हूं, ठीक है, तो आप बताइए ये वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है? 4। 1 2 3 4 बराबर। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अभी पूरे बोर्ड में बना सकते हो आप, ठीक है, बट हमने क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल को उठा के दिखा दिया आपको। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अगर ऐसे पूछे एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तब भी 4 ऑप्शन जाएगा। देखो जो डॉटेड वाली लाइन कितनी है, 1 2 3 4। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 4, ठीक है। एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल form how many hydrogen bond with बोलो 1 water molecule forms hydrogen bond with how many water molecule? तब भी आंसर 4। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और अगला क्वेश्चन रहेगा कि इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन आया है कि इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। लगता है वाटर का स्ट्रक्चर तो यही हो गया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। बोल रहा है इन वाटर, वाटर का मतलब बल्क में वाटर है, बहुत सारे वाटर है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी होगी उसमें। तो बोल रहा है इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। जरा इसी वाटर को पकड़ो, जरा एक ही हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, एक ही अटैच है। क्या ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बॉन्ड बनाया है? ये भी तो हाइड्रोजन हो गया OH, और ये भी OH। इसका मतलब एक वाटर में एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। बात समझा क्या? यही था, बाकी और कुछ डाउट में? उसके पास 2 लोन पेयर है, तो उनके पास एक है भैया, एक पड़ा हुआ है, नहीं बना उसका थोड़ी है नहीं, ठीक है, समझा? कोई डाउट तो नहीं है? और तुमको सजाना सजा लो, हिंदी लगा समझा? चल, तो ये हुआ वाटर का केस। हम पढ़ रहे थे बेटा गैसियस स्टेट स्टार्ट कर दिए थे, गैस लॉ स्टार्ट कर दिए थे, बराबर। उसमें तो ज्वाइन थे ना, गैस लॉ में पढ़ा रहा था, बॉयल्स लॉ। कहाँ रहती हो? हैं? कुछ रहती हो तुम वैसा रहती हो, कुछ आ गया। तो गैस लॉ पढ़ रहे थे बेटा, हमने बॉयल्स लॉ स्टार्ट कर दिया था, बराबर। थोड़ा सा रिवीजन देखिए, उसको आगे बढ़ाता हूँ। जो ऑफलाइन ऑनलाइन भी थे वो भी फटाफट समझ ले। गैस लॉ में सबसे पहले हमको 4 नियम पढ़ने बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने उस दिन पढ़ाया था, ये रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि उस दिन उन्होंने ये सब बातें बताई थी। आज हमको ग्राफ ही स्टार्ट करना डायरेक्ट, बट समझ लो जिससे थोड़ा सा बेस बन जाए। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स क्या बोलता है बेटा कि अगर कोई गैस आइडियल है, आइडियल गैस वो होती है जिनके मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता, ना तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। अभी के लिए 2 पॉइंट जानिए आइडियल गैस के बारे में। जब हम केटीजी पढ़ाएंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, तब वहां पे आपको 8-9 पॉइंट बताएंगे आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी के लिए इतना समझो, कोई बोले आइडियल गैस, तुम्हारे दिमाग में 2 बातें चलनी चाहिए, यानी ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का प्यार मोहब्बत है ही नहीं, ठीक है, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं, न्यूट्रल आदमी है। समझ में आ रहा है? तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, ना वो अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। हाँ ठीक है ना, मुझे लगा बाहर आओ, बहुत पढ़ा चुके।
ठीक है। तो पहला तो हो गया बेटा, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसका बहुत छोटे होते होंगे, ठीक है, इसलिए उनके एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मैं कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या मान लेता हूं, नेग्लेक्ट करता हूं, जीरो मान लेता हूं, ठीक है। आइए, तो बॉयल्स क्या बोलता है कि अगर गैस आइडियल हो, ठीक है, पहली कंडीशन, गैस को क्या होना चाहिए, आइडियल, रियल गैस नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी गैस की फिक्स्ड हो, नोट्स में अच्छे से लिखा है, यहां मैं तमीज से नहीं लिखा हूं। क्वांटिटी क्या हो गैस की, फिक्स्ड हो, यानी जितनी गैस है उतनी ही गैस है, कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए। पता चला तुमने मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट भरा, गैस आइडियली भरा, ठीक है, पीछे तुमने ढक्कन खोल दिया 2 सेकंड के लिए, तुम्हारा बॉयल्स लॉ फ्लॉप हो गया, ठीक है। यानी क्वांटिटी फिक्स का होना मतलब ना तो गैस अंदर आ रही हो ना ही गैस बाहर जा रही हो, ठीक है, क्वांटिटी फिक्स। और तीसरा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी गैस फॉलो करेगी, गैस आइडियल हो, क्वांटिटी फिक्स हो और टेम्परेचर क्या हो गैस का, कांस्टेंट हो, तो ऐसे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बट ये कब लगेगा, जब गैस आइडियल हो, क्वांटिटी फिक्स हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा K अपॉन V, K इज द कांस्टेंट, यानी PV इक्वल टू K लिख सकता हूं क्या, PV इक्वल टू कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल बॉयल्स का सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2, वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स से सारे न्यूमेरिकल यहीं से होंगे। P1V1 इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट, इसका P1V1 इक्वल टू P2V2, बात समझा ना। तो P1V1 इक्वल टू क्या होगा, P2V2। अच्छा, बात आती चलिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ी देर के लिए अपने को पता है कि हम आइडियल गैस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पर आप, मुझे लगता है यहाँ पर सबको पता हो गया, डेरिवेशन में देख भी कि आपको सब पता है PV इक्वल टू एनआरटी क्या है, आइडियल गैस। बेटा देखो, गैस वैल्यू क्या है बताओ, आइडियल, यानी सारे जो मैं चारों नियम पढ़ाऊंगा सब यहीं से पैदा होंगे, बराबर है कि नहीं भैया। अगर गैस आइडियल है तो बॉयल्स भी यहीं से आना चाहिए, चार्ल्स भी यहीं से डेरिवेट होना चाहिए, और एवोगाड्रोस भी और गैलुसैक। अच्छा ये बताओ, बॉयल्स में क्वांटिटी क्या है, फिक्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे क्या, क्वांटिटी फिक्स वाला मोल कांस्टेंट है। आर तो पैदाइशी कांस्टेंट है, नाम ही है इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। अच्छा, आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्या, चलो भाई टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और इसका मतलब क्या हो रहा है, PV इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, यानी PV इक्वल टू K। समझा क्या, यहीं से आता है PV इक्वल टू K, आया समझ में, PV इक्वल टू कांस्टेंट। इसको और इसको ये देखना चाहते हो, ये भी देख लो, ये तो तीनों कांस्टेंट है। चलो तो मैं क्या करता हूं, P इक्वल टू क्या, इसको nRT इनटू 1/V लिख सकता हूं क्या। अब ये क्या है, K कांस्टेंट है ना, क्वांटिटी फिक्स है, गैस यूनिवर्सल गैस का टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, P इक्वल टू K अपॉन V ना। समझ में आया कहां से आया ये चीज, ठीक है। अब आता है बेटा बॉयल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। अच्छा बताओ, बॉयल्स में वेरिएबल क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसे ग्राफ देखेंगे, पीवी ग्राफ देखेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि ग्राफ को कैसे डिसाइड करते हैं, पिछले लेक्चर में फिर स्टार्ट किया था, हमने बेसिक बता के छोड़ दिया था कि देखो अपने को पता है जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, बराबर, यही होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे x एंड y आर वेरिएबल, यानी जिनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, भैया इसको बढ़ाने पे ये क्या होगा, ठीक है, x एंड y आर वेरिएबल। c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। m को बोलते हैं स्लोप, स्लोप होता है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, टेंजेंट, ठीक है। चलिए तो अब बताइए, अगर मैं बोलूं पहली कंडीशन समझिएगा जरा सब लोग, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, ठीक है, यानी जो भी दो चीजें हैं जिनमें हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे कैसे आ जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हमने b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t,
और मैं VT ग्राफ प्लॉट करूं, V और T, तो अगर दोनों दो वेरिएबल एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमेशा आता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट अब वो ओरिजिन से पास होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा भैया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन तय हो गया, बट वो ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है c की वैल्यू पे। तो अगर c की वैल्यू इफ c इक्वल टू 0 आ जाए तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर c की वैल्यू 0 हो गई तो इंटरसेप्ट की, भाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा? इसी हाइट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। जो हाइट है ना इसी को, c का मतलब 0 का मतलब हाइट है ही नहीं ग्राफ की, इसका मतलब यहां से ग्राफ उठ रहा है। बात समझा? अच्छा, अगर c की वैल्यू 0 ना आई तो तब तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब ओरिजिन से नहीं पास होगा तो पक्की बात, या तो ग्राफ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, या तो ग्राफ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तब स्लोप देखना पड़ेगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर c इज नॉट इक्वल टू 0 देन कंसीडर स्लोप। अगर स्लोप की वैल्यू आ गई पॉजिटिव तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ये देखिए ऐसा ग्राफ आएगा, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, हाइट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और यही चीज 0 थी तो ओरिजिन से पास हो गया था। बात समझा? और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पॉजिटिव ना, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ किसका? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलूं इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी x बढ़ाओगे तो y घटेगा, बराबर? तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर y और x में ग्राफ खींचोगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो y क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, और एक ग्राफ बस और बचता है, यहां दिखा देता हूं कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए तब जो होता है ग्राफ जो आता है वो पैराबोला। इसको हम पैराबोला बोलते हैं अगर x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात सब नोट्स में लिखा है। ठीक है, इतनी बात आप जानिए, फिर हम इसी सारी बातों को हम कहां लगाएंगे? पीवी ग्राफ पे, क्योंकि बॉयल्स में किस में रिलेशन है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स बोलता है प्रेशर वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम ही तो हमारे क्या हो गए? एक्स एंड वाई। अब इन्हीं पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए, और इन्हीं कंसेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए जरा हम पीवी ग्राफ देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी ग्राफ। देखो पहला ग्राफ देखिएगा, आराम से कि ग्राफ समझिएगा। इधर हमने ले लिया बेटा प्रेशर, यानी ऊपर चलने पर प्रेशर बढ़ रहा है ना, और इधर हमने ले लिया वॉल्यूम, इधर चलने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, आप खुद बताओ, पीवी ग्राफ है, पी और वी अपने को पता है यार, बॉयल्स के अकॉर्डिंग जो होता है प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना, बराबर है कि नहीं? प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम। इसका मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है क्या? इसका मतलब ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझा क्या? ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, दूसरा, अब मान लीजिए मैं प्रेशर और 1/v में ग्राफ प्लॉट, पूरा का पूरा 1/v को मैंने x ले लिया। ठीक है, पूरे के पूरे 1/v को मैंने x ले लिया। अच्छा, एक बात बताओ, नो डाउट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, बट क्या इस बार एक्सिस पे वॉल्यूम लिया गया या पूरा 1/v लिया गया है? यानी पूरा का पूरा 1/v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा, बराबर? तो p पूरे के पूरे 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ओरिजिन से क्यों पास कर दिया? इसका मतलब c की वैल्यू 0 रही होगी, तो हमको दिखाइए कहां c की वैल्यू 0 है। चलो दिखा देते हैं। pv इक्वल टू क्या होता है? nRT। हम लोगों ने क्या, हमें p और 1/v में ग्राफ करना, p इक्वल टू nRT इंटू 1/v लिख सकता हूं, बराबर? अब आप बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा, यानी ये क्या हो गया आपका y, ये क्या हो गया आपका y,
और ये आपका पूरा क्या है x, और ये जो k है वो आपका क्या है m, y इक्वल टू mx होता है ना, तो अगर ये x है तो ये m होगा ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है कि नहीं भाई, m इंटू x ना, तो अगर 1/v x है पूरा nrt क्या होगा m प्लस c प्लस 0, c तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्या इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने ओरिजिन से ग्राफ को पास कर दिया। नहीं समझा? मुझे नहीं लगा तुमको समझा। समझा पक्का? क्या किया बेटा, देख pv इक्वल टू एनआरटी किया, अपने को पता है p और 1/v, तो p इधर ही रखा, एनआरटी ऐसे रखा, इसको 1/v लिख दिया, लिख सकता हूं इतना। अब n इंटू r इंटू t तो कांस्टेंट है, याद करो यही तो है, p इक्वल टू k अपॉन v ही तो लिखा है ये, तो ये हो गया y एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया था, 1/v पूरा क्या है मेरा x, तो x से चिपका हुआ जो मल्टीप्लिकेशन है जो डिजिट रखी रहेगी वो m रहेगी, स्लोप, ठीक है, m क्या हो गया n इंटू r इंटू t यानी कांस्टेंट, ठीक है, प्लस c तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं ना, इसका मतलब 0 है, इसलिए हमने ओरिजिन से पास कर दिया ग्राफ को। बात समझा? अब बात आती है स्लोप की वैल्यू कितनी होती है। स्लोप का मतलब देखो बहुत ध्यान देना, स्लोप का मतलब ये एंगल, ये एंगल इसका स्लोप होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप बोलते हैं, ध्यान रखना। और जानबूझ के अगर अच्छा क्वेश्चन देगा ना एंट्रेंस वगैरह में तो आपको ये एंगल देगा और बोलेगा जरा स्लोप बताओ, तो आप tan थीटा में अगर मान लो ये दे दिया आपका 90 डिग्री, आप tan 90 कर दोगे, बात समझे ना, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है, तो ये एंगल जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको स्लोप बोलते हैं, यानी ये हो गया स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, स्लोप क्या है, m है क्या, m क्या है, k है क्या, k क्या है n इंटू r इंटू t है क्या, बस हो गया ग्राफ। समझा? समझ रही हो? ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या है nrt ना, n इंटू r इंटू t, खत्म बात। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये हुआ दूसरा ग्राफ 1/v में। एक एक ग्राफ का आराम समझो, कि रीजन बता रहा हूं कैसे प्लॉट किया गया ग्राफ को। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, जहां ना समझ में आया बार बार पूछना कि नहीं समझा ये ग्राफ, सबको समझ में आया ये ग्राफ? चलिए अगला देखो, अगर मैं बेटा ग्राफ प्लॉट करूं, तीसरा ग्राफ लेता हूं मैं, इसलिए एक ग्राफ बता रहा हूं जिससे थोड़ा सा सबको समझ में आ जाए। इधर मैं ले लेता हूं मान लो PV और इधर ले लेता हूं V, तो कैसा ग्राफ आएगा मैं बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर वाला, क्यों? पीवी और वी में ग्राफ प्लॉट करना चाहो, देख रहा ना थोड़ा भी एप्टीट्यूड है कि नहीं तुम्हारे अंदर, बस यही सोच तो मुझे पता करना है कौन लोग हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, कुछ कर सकते हैं, ठीक है, पीवी और वी में ग्राफ। अभी बताऊंगा तो अरे यार इतना ने हमने दिमाग नहीं लगाया, पीवी एंड वी। अमित बोल रहा है पैरा बोला, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। देखो पागल लोग, पीवी और वी में ग्राफ पूछ रहा है क्या, बॉयल्स का ग्राफ है, साफ साफ बता के मरा है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर है कि नहीं, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ा ना, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहे, तुम लाख वॉल्यूम को बढ़ाओ और घटाओ, ग्राफ सीधा ऐसा है, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पढ़ा ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पीवी तो दिया है ना, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तुम लाख वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। समझ में आया क्या? तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू नॉट एक्स एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, एक्स एक्सिस रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हो तो अगर मैं सोचो ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर दूं तो इधर पीवी ले लूं इधर वी ले लूं, तब ग्राफ ऐसे आएगा, अब आप बोलोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, बराबर ना, ठीक है, एक्सिस थोड़ी चेंज होना चाहिए ग्राफ में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। समझा ये वाला ग्राफ? भाई पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, यही तो मतलब इतना ही दिमाग लगाना रहता है बस, कि पीवी और वी में दिया है अपने को पता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, भाई प्रेशर वॉल्यूम छोड़ के कुछ नहीं दिया, यानी याद करना पड़ेगा मुझे बॉयल्स को ही फाइनली, कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, नहीं बॉयल्स को याद करना है, पीवी यार पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है बॉयल्स के केस में, तो लाख तुम वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ
कुछ नहीं होना है। यहाँ प्रेशर भी दे देता मैं तब भी यही ग्राफ आता। तो प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर घटाओ, P इंटू वी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। बात समझा क्या? यानी मैं इसी ग्राफ को ऐसे पूछ लेता आपसे कि मान लीजिए इधर ले लिया हमने PV और इधर ले लिया P, ठीक है, बोला ग्राफ बताओ, तो हमको देखो P और V का ग्राफ है, नहीं बॉयल्स का ग्राफ है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता फिर ऐसी ग्राफ खींच देता मैं। आया समझ में? ये तीसरा ग्राफ हो गया। किसका फाड़ फाड़ के ले जाते हैं लोग। समझो। अगला देखो, चौथा ग्राफ देखो। अब क्या है, हाँ ये ग्राफ देखो जरा। अगर मैं बेटा आपसे बोलूं कि log P वर्सेस log T का ग्राफ बताइए, ओ सॉरी log V, log P वर्सेस log V, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने को पता है P इक्वल टू K अपॉन V, ये पता है। अच्छा दोनों तरफ का log ले लीजिए, log P इक्वल टू log K अपॉन V चलेगा, log M अपॉन N, log M माइनस log N, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log P इक्वल टू log K माइनस log V चलेगा। अब आइए log P मेरा क्या है y, log V पूरा का पूरा क्या है x, और अब खुद बताइए यहां लगा है माइनस साइन, इसका x के साथ क्या लिखा है 1, इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कुछ 1 होगा, m इंटू एक्स, दिमाग लगाओ, इसका ये क्या है c इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 नहीं लिखा तो समझदार हो, ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूँ। तो log P y log V x, क्या तुमको साफ साफ दिख रहा है क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? अरे log P और log V एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं ना, अरे ऐसा तुमको नहीं दिख रहा है क्या? log P 1 अपॉन log V, ऐसा नहीं दिख रहा है ना? log P और log V एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे हुए हैं, यानी ग्राफ तो तय हो गया स्ट्रेट लाइन। अब चेक करते हैं क्या ओरिजिन से पास होगा क्या? C की वैल्यू क्या 0 है क्या? नहीं, तो ओरिजिन से पास तो नहीं होगा। अगर C की वैल्यू 0 होती तो इसको ओरिजिन से पास कर देता। अच्छा अब देखूंगा अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा, या तो स्लोप पॉजिटिव या तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप के सामने क्या साइन लगा है नेगेटिव, बस खत्म ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, समझा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अच्छा मैक्सिमम हाइट ऑफ द ग्राफ यानी इंटरसेप्ट, ये कितना हाइट ग्राफ की कितनी है? इंटरसेप्ट को बोलते हैं c, यानी ये है log k, ठीक है। अब आपसे बोलूं स्लोप की वैल्यू बताओ, स्लोप का मतलब ये एंगल, ठीक है, तो चलिए स्लोप का मतलब क्या tan थीटा, m की वैल्यू कितनी है 1, tan थीटा 1 कब होगा tan 45, इसका मतलब स्लोप है आपका tan 45 डिग्री, समझा क्या? तो ये हो गया आपका log P वर्सेस log V, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, अगर मैं इसी ग्राफ को देखना कि इधर मैं log P ही रखूं और इधर मैं ले लूं कि मुझे log 1 अपॉन V में ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसा ले लूं log 1 अपॉन V। अच्छा बताओ ये तुमने देखा अभी, क्या इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो log 1 अपॉन V हो जाएगा क्या? log P इक्वल टू log K प्लस log 1 अपॉन V। अरे log V माइनस है तो 1 अपॉन V प्लस होगा ना, आसान सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आराम से को याद किया करो, ठीक है। log K log 1 अपॉन V, ठीक है। तो अब जरा देखो ये क्या हो गया बेटा, इस बार log P y पूरा का पूरा log 1 by V लिया गया है, तो क्या ये x हुआ क्या m और ये c, तो इस बार फिर दिख रहा है कि log P और पूरा का पूरा log 1 by V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर, तो पूरा का पूरा log 1 by V लिया हूं, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तय हो गया स्ट्रेट लाइन, क्या ओरिजिन से पास करेगा? नहीं, C की वैल्यू 0 नहीं है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ऐसा ग्राफ आ गया। अब हाइट ऑफ द ग्राफ इंटरसेप्ट कितना आया है? C की वैल्यू log K, वो तो पहले भी थी, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू बोलूं, ये देखो स्लोप का मतलब ये स्लोप यानी tan थीटा, फिर tan 45 ही होगा क्योंकि m की वैल्यू है 1। बताओ समझ में आया? सारे ग्राफ समझ में आ रहे हैं? चलिए अगला नेक्स्ट है अपने पास, जो भी नंबर भूल गया मैं कितने ग्राफ प्लॉट किया।
अगला देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो आपकी बुक पे भी दिया रहता है और एंट्रेंस वगैरह में बहुत पूछते हैं इस ग्राफ को। समझिएगा, इधर मैं ले लेता हूं प्रेशर, बढ़िया कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको दो ग्राफ दिए डिफरेंट टेम्परेचर पे। भाई पीवी का ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो अभी समझ लिया, पहला ग्राफ याद करो, पी और वी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्लॉट किया था, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, वी, वाई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये ग्राफ T1 टेम्परेचर पे दिया, ये ग्राफ T2 टेम्परेचर पे दिया, बहुत प्यारा ग्राफ है ना। इसमें पूछा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 and T2? First option, T1 is greater than T2. Second option, T2 is greater than T1. Third option, T1 is equal to T2. वाइल्स का ग्राफ है, ध्यान दीजिए, बताइए, पीवी ग्राफ है। आप सोचिए पहले। हाँ, तो क्या होगा आंसर, T1 is equal to T2, क्योंकि ये बॉयल्स का ग्राफ है, बॉयल्स में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, बराबर, सब यही बोलते हैं, और ये आंसर है गलत, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा खुद बताओ, T1 और T2 खुद बोला है, तो अच्छा दिमाग लगाओ, वो इतना पागल है क्या, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता इसको T1, इसको भी T1 ही तो लिखता, फिर खोपड़ी लगाया करो जरा, कि ये T1 है, ये T2 है, पक्की बात दोनों अलग है, तो सेम कैसे हो सकते हैं, या भी T1 देता, ठीक है, तुमने क्या दिमाग लगाया, सर पीवी ग्राफ है, बॉयल्स का ग्राफ है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसलिए T1 T2, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भी T1 ये भी T1, या ये भी T2 ये भी T2 पे प्लॉट करता ग्राफ, और जब एक ही टेम्परेचर प्लॉट करता, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता ग्राफ। बात समझा क्या, तो अगर T1 T2 अलग दिया है, पक्का कुछ ना कुछ गेम है इसमें। चले जिसका गेम बजाते हैं, आओ कैसे करते हैं इसको, P और V है, T1 T2 है, तुमको सॉल्व करने का दो तरीका बताता हूं, इसको दोनों सेम आंसर आएगा, देखना। जब ऐसे ग्राफ में फंस जाओ, P और V दे दिया और T1 T2, तुम्हें पता है यार टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये ऑप्शन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, या तो एक वर्टिकल लाइन खींच लो, और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो सपोज करो हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, अब आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, कैसे, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अच्छा क्वांटिटी ऑफ गैस तो फिक्स, यूनिवर्सल गैस तो कांस्टेंट। अच्छा T कांस्टेंट मत बोलना, क्योंकि T अलग है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बताओ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते क्या तुमने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया क्या, इस हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर कांस्टेंट है ना भैया, अगर यहाँ 4 ATM होगा, पूरा 4 ही ATM तो होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते तुमने प्रेशर को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब क्या बचा तुम्हारा जान, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है क्या, इसका मतलब जहां का वॉल्यूम ज्यादा वहीं का टेम्परेचर ज्यादा, जहां का वॉल्यूम ज्यादा वहीं का टेम्परेचर ज्यादा। अच्छा इस T1 टेम्परेचर पे क्या इस वॉल्यूम को मैं V1 बोल दूं, और इस T2 टेम्परेचर पे इस वॉल्यूम को क्या मैं V2 बोल दूं, और इधर चलने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V2। अगर V2 ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका, समझा, T2 इज ग्रेटर देन T1। चलो मैं वर्टिकल लाइन खींच के भी सेम आंसर दिखाता हूं तुमको, कि वर्टिकल से भी सेम आंसर आता है, ध्यान दो जरा, से भी सेम आंसर आएगा। इधर लिया प्रेशर, इधर लिया वॉल्यूम, T1 और T2 बराबर। इस बार मैं क्या करता हूं, वर्टिकल लाइन खींच के सेम आंसर निकालता हूं। चलो वर्टिकल लाइन खींच दिया, फिर से लगाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट। अच्छा इस बार वर्टिकल लाइन खींचते आई होप तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, इस बार तुमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट। अब क्या दिख रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जहां का प्रेशर ज्यादा वहीं का टेम्परेचर ज्यादा। अब देखो T1 पे ये प्रेशर P1, T2 पे ये प्रेशर P2, और ऊपर चलने में प्रेशर बढ़ रहा है, तो विच प्रेशर इज हाईएस्ट, P2, तो विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट, T2। क्या सेम आंसर आया, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझा, तो चाहे वर्टिकल लाइन से आंसर ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन से आंसर ले लो। समझ में आया क्या, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं। चलिए अब जरा ये हो गया ग्राफ, एक ग्राफ और उसको भी दिखा लेते हैं अपन लोग, समझ में आया क्या, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। मान लो आपने कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया बेटा, प्रेशर और 1/V, ठीक है, और आपको दे दिया ग्राफ, चेक कर लेता हूँ, ग्राफ भूल गया मैं, T1 T2 कैसे बनाया गया था। अच्छा ठीक है, T1 एंड T2, चलिए ये ग्राफ अच्छा है, T1 एंड T2। फिर सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। यहां मैं दो ही ऑप्शन दूंगा आपको, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, चलिए सेम काम करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले या तो वर्टिकल लाइन खींच ले। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया मान लो हमने, ठीक है, फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT, n तो कांस्टेंट, R कांस्टेंट। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते ही क्या हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहां का वॉल्यूम ज्यादा वहीं का टेम्परेचर ज्यादा। अच्छा ये T1 पे ये वॉल्यूम V1, T2 पे ये वॉल्यूम V2। अच्छा थोड़ी देर मान लो V1 को मान लेता हूं, अगर मान लो 2 लीटर तो पक्की बात है 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर कुछ भी होगा आगे बढ़ने पे, मान लो ये आ गया आपका 3 लीटर, बराबर, ठीक है। अच्छा बताओ, तो नो डाउट जिधर का वॉल्यूम ज्यादा वहां का टेम्परेचर, यार वॉल्यूम तो V2 ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या जाना है T2, बट ये करोगे तुरंत गलत हो जाओगे, क्योंकि इस बार ये तुम्हारा V2 है बट ये कर्व दिया है 1/V। तो अगर ये V1 है तो 1/V1 कितना आएगा 1/2, और ये कितना आएगा 1/3। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये वॉल्यूम बड़ा होगा तो ये टेम्परेचर बड़ा होगा, T1 इज ग्रेटर देन। समझा? थोड़ा सा ऐसे फंसा देते हैं आपको, सोचने का तरीका बदल गया बस क्वेश्चन पे। आया समझ में? अच्छा अब आइए बॉयल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बॉयल्स के बेस। हाँ चलो उसके लिए मैं देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल थोड़ी याद करके बैठा हूं। आइए चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बॉयल्स पे। बोला कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट if the volume of gas, अच्छे समझिएगा, if the volume of gas increases by 25%, increases by 25%, then calculate change in pressure, then calculate change in pressure, change in pressure। ऑप्शन दिया आपको, सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन है, जे 2013 में आया था ये। पहला डिक्रीजेस बाय 25%, डिक्रीजेस बाय 25%, increases by 25%, increases by 25%, decreases by 20%, increases by 20%, increases by 20%। चलिए देखिए, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट पहले बता दिया, बॉयल्स लगा लो भाई, ठीक है। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 25%, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी गैस के वॉल्यूम को अगर मैं 25% बढ़ाऊं 25%, देन कैलकुलेट चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा आप बता सकते हैं? देखिए या कुछ लग रहा सॉल्व करके बताना, सॉल्व करके बताइए। हाँ डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लगाऊंगा। क्या बोला कि वॉल्यूम को मैं 25% बढ़ाया, तो अगर इसको 25% बढ़ाया तो ये पक्का घटेगा, 25% घट जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, या तो ए सही है या तो सी सही है। हम सोचेंगे क्या कि भैया वॉल्यूम को 25 गुना 25% बढ़ाया तो प्रेशर 25% कम होगा, ठीक है, और हम मारेंगे आंसर 1, ठीक है, और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि अगर मैंने उसको 25% बढ़ा दी तो ये भी 25% घट गया, जरूरी ऐसा नहीं होता, घटेगा बट जरूरी 25% ही घट जाए,
ठीक है, नो डाउट ये आंसर है, डिक्रीज है 20%। कैसे जरा प्रूव करता हूँ। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको एक का परसेंटेज दे, भैया इसको मैंने इतना परसेंट बढ़ाया, तो बताओ दूसरा कितना परसेंट बढ़ा या घटा। तो क्या करने का, अपने को पता है बॉयल्स लगाना है, तो हम भैया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी का परसेंटेज दिया जाए और किसी में परसेंटेज पूछा जाए, तो जिसमें दिया है परसेंटेज उसका भी इनिशियल 100 मान लो। ये शॉर्टकट बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन करने का। और जिसमें क्वेश्चन पूछा है जिसका परसेंट निकालने का, उसका भी इनिशियल 100 मान लो। अच्छा बताओ परसेंटेज किसका पता है कि आपने बढ़ाया है, वॉल्यूम का, तो इनिशियल V1 भी 100 मान लो कि शुरुआत में वॉल्यूम 100 था, उसके बाद मैंने 25% बढ़ा दिया, 125 कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, पूछा किसने, क्वेश्चन किससे पूछा है, प्रेशर कितना होगा, तो इनिशियल प्रेशर भी 100 मान लो। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक का परसेंटेज दिया जाए दूसरे का पूछा जाए, तो दोनों क्वांटिटी का इनिशियल आप क्या मानोगे, 100। तो भैया इनिशियल प्रेशर कुछ नहीं पता मुझे, तो हमने 100 मान लिया। इनिशियल वॉल्यूम भी हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। P2 मुझे निकालना है बराबर, और V2 25% बढ़ाया इनिशियल से 25%, यानी पहले ये 100 था, अब 25% और बढ़ा दिया, ये 100 का 25% यानी 25 ना। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 10,000 और ये हो गया P2 इंटू 125। सो P2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 125, ये आएगा आपका 80। कितना आ गया 80, पहले प्रेशर कितना था 100, अब कितना आया 80, घटा या बढ़ा, घटा, कितना घटा, खत्म ना, समझा, डिक्रीज बाय 20%। आया समझ में क्या। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट मत मारना, इसको 25% घटाया तो ये बढ़ गया 25% ऐसे। ठीक है, चलिए ये जानबूझ कैसे क्वेश्चन देते हैं कि यहाँ पे आप गलती करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लोगों ने इतना आसान क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन एम्स में आया था, आपको देखो कितना आसान क्वेश्चन था। एम्स में क्या बोला था, डायग्रामेटिक क्वेश्चन था कि भैया एक कंटेनर है मेरे पास, और यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क का मतलब एक क्लोजिंग एपरेटस होता है। ये कॉर्क को हटा दूंगा तो दोनों कंटेनर एक हो जाएंगे। अभी जब तक ये कॉर्क लगा है ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ बोला इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, बोला इसमें एक गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है 2 atm, 2 atm इतना दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन कॉर्क इज ओपन, व्हेन कॉर्क इज ओपन, जब कॉर्क को मैं ओपन करूंगा, देन प्रेशर विल बी, देन प्रेशर विल बी, जब मैं कॉर्क को ओपन करूंगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन 1 atm, दूसरा ऑप्शन 0.75 atm, तीसरा ऑप्शन 2 atm और चौथा ऑप्शन 0.25 atm बराबर। तो अब जरा देखो, अच्छा कॉर्क लगा है, यानी अभी अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो इनिशियल प्रेशर है P1 वो कितना है 2 atm, और इनिशियल वॉल्यूम, अभी कॉर्क ओपन किया नहीं है तो इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना होगा 10 लीटर। लेकिन जैसे ही कॉर्क ओपन करूंगा तो पक्की बात वॉल्यूम क्या हो जाएगा 20 लीटर। अरे भैया पहले ये गैस केवल 10 लीटर का आनंद उठा रही थी, ठीक है, जैसे ही कॉर्क ओपन किया पूरा वॉल्यूम मिलेगा ना इसको, इस 10 लीटर में भी घूमेगी, इस 10 लीटर में घूमेगी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 लीटर। यानी कॉर्क को ओपन करते ही वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। बस दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि अगर कॉर्क को ओपन करूंगा, पहले तो इसको 10 लीटर का वॉल्यूम मिल रहा है, जैसे कॉर्क ओपन होगा पूरा वॉल्यूम किसको मिलेगा, गैस को, यानी वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 20 लीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर शुरुआत में कितना था 2 atm, तो पक्का कॉर्क ओपन करने के बाद वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, तो आंसर 2 atm से क्या आएगा कम। अब तीन आंसर तुमको दिए हैं 2 atm से कम, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। एक दिया हो तो ऐसे ठोक के चले जाते तुम, ठीक है, अब तीन दिया है 2 से कम, यानी सॉल्व ही करना पड़ेगा। लगा दो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बराबर। चलिए P1 कितना 2 atm, V1 कितना 10 लीटर, P2 कितना निकालना है, प्रेशर विल बी, V2 कितना 20 लीटर। यही बच्चे गलत करेंगे, V2 रखते समय कॉर्क ओपन करते दो टोटल वॉल्यूम मिलेगा ना मेरे गैस को, ठीक है 20 लीटर। सो P2 इक्वल टू 2 into 10 upon 20 यानी 1 atm
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझा क्या? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन बॉयल्स का। आया समझ में? अगला देखते हैं। आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है क्वेश्चन के पीछे कि आप सोच कैसे रहे हो क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या था, अपने पास एक कंटेनर है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अपने पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1000 ml है, इसमें पिस्टन उस्टन लगा हुआ है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसको दबाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, उठा दूंगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलो ये यहाँ पे गैस भरी हुई है, यहाँ पे 10 मार्बल की पीस रखी हुई है, ठीक है, 10 मार्बल पीस है यहाँ पे, और इसका जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो कितना है 1000 ml, यानी 1 लीटर। और यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का वो 10 atm है। पहले बताओ इतनी बातें समझा? यानी यहाँ पे इस गैस भी भरी हुई है, इसका प्रेशर कितना है 10 atm, इसमें 10 मार्बल की पीस रखी है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर को 100% जब इंक्रीज करूंगा, ठीक है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस बाय 100%, प्रेशर इंक्रीजेस बाय 100%, तब क्या हुआ, वॉल्यूम घट के 625 ml रह गया। भैया प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, प्रेशर बढ़ाने का मतलब पिस्टन को दबा रहा हूं। चलिए मार्बल तो रखा है, अब ये वॉल्यूम आ गया 625 ml। अच्छा बताओ, प्रेशर को 100% हमने बढ़ाया है, तो पहले प्रेशर कितना था 10 का 100%, अरे यार 10 का 100% 10 ना, 100 का 100% कितना, 100 में 100 नंबर पाए हो, यानी 100% नंबर पाए हो यार, मैथ हम गई हुई है, ठीक है। 10 का 100% यानी 10, इसका पहले ही प्रेशर 10 था, अब तुमने 100% और बढ़ा दिया, तो क्या हो गया 10 का 100% ये 10, यानी फाइनल प्रेशर हो गया 20 atm। सब तो सोचना रहता है, क्वेश्चन एकदम नहीं है, 20 atm। बात समझा ना? तो ये प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया 20 atm। अच्छा, अब लग रहा होगा बॉयल्स का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा, सुनो क्या पूछा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, हर मार्बल पीस का वॉल्यूम बताइए, ठीक है। ये मार्बल पीस जो रखा है, एक मार्बल कितने ml का है उसका वॉल्यूम बताइए। आंसर दिया है आपके सामने, पहला 35 ml, दूसरा 25 ml, तीसरा 20 ml, और चौथा 50 ml मार्बल का वॉल्यूम। अच्छा चलो परेशान मत हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक मार्बल का वॉल्यूम V है। सॉल्यूशन करता हूं इसका, देखो, लेट अस कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल इज V, बराबर एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है V, तो मार्बल है कितने 10V, बराबर ना। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 10 मार्बल कितना हो जाएगा 10V, ये हो गया 10V, और यही V निकाल दो तो खत्म हो गई कहानी। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम में ही सारा कुछ चल रहा है, इसका बॉयस लगेगा, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाऊंगा। इनिशियल प्रेशर कितना 10 atm। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना 1000 नहीं करेंगे अब, क्योंकि याद करो यहाँ पे वही वॉल्यूम रखोगे जो गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम है ना, तो अब जहां जहां मार्बल है उतने वॉल्यूम पे गैस नहीं टहल पाएगी, इसका मतलब 1000 माइनस 10V, बस यही कहानी थी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितने वॉल्यूम में मार्बल है उतना वॉल्यूम आपको गैस को नहीं मिलेगा, और यहाँ V क्या है गैस का वॉल्यूम, और गैस का वॉल्यूम जितने जितना वॉल्यूम गैस को मिल रहा है, तो पूरा का पूरा 1000 ml का आनंद गैस नहीं उठा पा रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्बल रखा है 10V वॉल्यूम, ठीक है। तो 1000 में से 10V माइनस कर दूंगा, उतना वॉल्यूम गैस के लिए अवेलेबल होगा, समझा। अच्छा इधर बताओ, P2 कितना 20 और V2 कितना 625 माइनस 10V,
बराबर, क्योंकि सिस्टम अब बस कहानी है सॉल्व करने की। ये हो गया 10,000 माइनस 100 भी इज इक्वल टू, इसको 20 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 ये होगा क्या, हाँ, और माइनस 200 भी, ठीक है। चलो ये इधर है 10,000 ना, और इधर से इसको उठा के लाता हूं माइनस इतना, और उधर था माइनस 200, ये जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस 200 और प्लस 100 कितना, माइनस 100, और ये कितना आएगा माइनस 250, 12,500, 10,000, ठीक है, इक्वल टू माइनस 100 भी, माइनस माइनस कैंसल, सो 250 अपॉन 100, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो गड़बड़ हुआ है बेटा सॉल्यूशन में, 25 आंसर आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ हुआ है आंसर, कहीं, हाँ कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। 5 टू द 10 5, ये तो बिल्कुल सही है ना, इधर तो 250 आएगा, और इधर कैसे क्या हो गया अपना, चेक करो भैया कहाँ गड़बड़ किया मैंने, 1000 अपॉन 10, तो 10,000 माइनस 100 भी, 12,500 ये हो गया, तो अगर मैं इसको इधर ले लिया 2500 माइनस है 250 है। अरे हाँ ये 10,000, ये 12,500 ना, मैं 250 लिया, 2,500 होगा ना, बराबर ना, 2500, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है ये, ठीक है, 2500, एक जीरो और कट जाएगा, ये आ जाएगा 25 ml, मैं 250 लिख दिया, ठीक है, 25 ml, तो एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है 25, समझ में आया क्या, चलो बॉयल्स के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे आ सकते हैं, ये तो बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ऐसे नीट और 3 मिनट्स में आते नहीं, हाँ बोलो, 625 उसने खुद बोला है बेटा क्वेश्चन में कि अगर प्रेशर को बढ़ाया है तो फाइनल वॉल्यूम हो गया, सिस्टम ऊपर निकाला नहीं, वो डेटा गिवन था 625 हो गया, हो सकता है वो 700 दिया होता तो मैं यहाँ 700 माइनस 10 भी कर देता, ठीक है, वो गिवन डेटा था, सिर्फ मैंने प्रेशर का कंसेप्ट बताया कि 100% बढ़ाया तो कितना हो गया। अब देखो नीट एग्जाम में आज तक बॉयल्स पे एक ही क्वेश्चन आया, वो भी मैं करा देता हूँ आपको, देखो बॉयल्स पे एक क्वेश्चन आया था, आप करके बताइए, ये नीट एग्जाम में आया था, आप ही करिए इसको, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चलिए, at 25 degree Celsius and 730 mm pressure, यही एक क्वेश्चन आया था नीट में बॉयल से, आज तक आया हुआ क्वेश्चन है 33 साल में, एक क्वेश्चन आया बॉयल से बस अब तक, ठीक है, बाकी देखो मैंने जेई का कराया, एम्स का कराया, नीट का बहुत कम चांस मैंने बोला, यही एक क्वेश्चन आया था बस, ठीक है, at 25 degree Celsius and 730 mm pressure 380 ml of dry oxygen was collected if the temperature is constant, बस खत्म कहानी, if the temperature is constant, अब यही से पकड़ लो बात को, if the temperature is constant, what volume will the oxygen occupy, what volume will the oxygen occupy at 760 mm pressure, options are A 569 ml, B 365 ml, C 265 ml और D 621 ml, सॉल्व करें और बताएं आंसर इसका, बॉयल्स का यही एक क्वेश्चन था।
सॉल्व इसी चक्कर में सही है शुभम, राइट आंसर है। वेरी गुड विराज, बहुत बढ़िया। इतना समय नहीं लगना चाहिए ना छोटे से क्वेश्चन में। अमित बहुत बढ़िया भैया, ऑनलाइन वाले बच्चों का सबका आंसर आ रहा है। बेटा विराज ये नीट का है, AIPMT का, ऑल इंडिया PMT 1999 में आया था क्वेश्चन। पता नहीं तुम पैदा हुए थे कि नहीं। नीट का था बेटा, नीट का। गैस लॉ से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितना आइडियल गैस इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। शाम को जब हम लेक्चर लेंगे तब देखिए वहां कितने न्यूमेरिकल्स कराएंगे आइडियल गैस के, बहुत आते हैं वहां से। सोचो ना, पिछले 33 साल में ये एक क्वेश्चन आया बस गैस लॉ का नीट में, बस ना चार्ल्स से क्वेश्चन आया, ना जेलसैक से आया, ना एवोगाड्रो से आया। बट आपको जेई वालों को भी ध्यान में लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए हम हर कुछ पढ़ाते हैं कि जेई वालों का भी क्वेश्चन निकलना चाहिए। ठीक है, कंटेंट पूरा पढ़ा देते हैं, आए ना आए वो अलग बात है। नहीं आया इसमें तुम लोग की बहुत करना है, ऐसा सॉल्व करो ना पेपर ही छूट जाएगा तुम लोग का। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर जाएगा 365 ml। ठीक है, सब कुछ बेटा दिया है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm pressure 380 ml of dry oxygen was collected. If temperature constant, what volume will be the oxygen occupied at 760? इसका मतलब इनिशियल प्रेशर दिया है 730 mm, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 380 ml, बाद का प्रेशर हो गया 760 ml और बाद का वॉल्यूम पूछ रहा है, बताइए खत्म कहानी है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कई लोग सोच रहे होंगे सर mm में दिया है ATM में चेंज करें क्या? ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि आंसर भी ml में। ठीक है, आपको कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट रखना है P1 730।
V1 380। हाँ बोलना बेटा, पूछना है बोलो। नहीं करने का बेटा एटीएम ओटीएम में कन्वर्ट। अच्छा बताओ एटीएम में कन्वर्ट होता तो ये आंसर किस में आता वॉल्यूम से? कन्वर्ट नहीं सर, वो 138 अरे बोलते हैं तभी गड़बड़ हुआ क्या? ये कॉमा है बेटा मेरा, पागल 1 कहाँ है? ये इतना गंदा 1 लिखूंगा मैं? 1 लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है? 380 ml। चलो कोई बात नहीं। V2 कितना है बेटे? P2 तो P2 दिया है 760, V2 ही तो कैलकुलेट करना है, बस खत्म बात। इसको सिंपल सा आप सॉल्व कर दो, इसमें इतना समय थोड़ी लगना चाहिए था। 760 इज इक्वल टू V2, सॉल्व करोगे 365 ml आएगा। बात समझा ना? सिंपल सा। अच्छा इसको 1 मान दिया तो गड़बड़ कर दिया। सुना भी करो ना लिखा, मैं इसलिए बोलते हुए क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए तो ये हो गया बॉयल्स लॉ, लिखना है क्या? नहीं, तो यही एक क्वेश्चन अब तक नीट एग्जामिनेशन में आया था गैस लॉ के बेस्ड, ठीक है? अब लग से इतना पढ़ा रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। अरे जरूरी नहीं है, आप अपने को तो पढ़ना है 32 चैप्टर 2 साल में। हाँ क्वेश्चन आने हैं 45 नीट में, तो हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आता ही है, और किसी चैप्टर से 2 आ जाते हैं, 45 कवर कर लेता है वो पूरा, ठीक है? चलिए अब दूसरा कौन सा बेटा? बॉयल्स पे देखो हमने 1 घंटे का डिस्कशन किया है बॉयल्स पे पूरा अच्छे से एकदम। अब इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है कि क्या होता है आपका। एक आता है बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, उसको लास्ट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी आपको रियल गैस का नॉलेज नहीं है कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। कि बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, उसको बॉयल टेम्परेचर को लास्ट में दिखाते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। आइए दूसरा आप पढ़ते हैं हम लोग क्या, चार्ल्स लॉ। अब ये क्या साहब बोलते हैं, इनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बोलते हैं कि अगर गैस आइडियल है, पहली कंडीशन गैस आइडियल होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन बेटा क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स्ड होनी चाहिए। यानी बोलो सर ये दोनों कंडीशन तो बॉयल्स में भी थी, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स्ड होनी चाहिए। और तीसरा जो है वह यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो यही कंडीशन बदली है बस, ठीक है? प्रेशर कांस्टेंट, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल्स, और जब किसी भी प्रोसेस में बेटा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, लिखवाया है आपको, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है? तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो का मतलब सेम प्रेशर। बात समझा ना? तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अगर कोई भी गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है और जिसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो सर ये तो टेम्परेचर भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हो? टेम्परेचर इन केल्विन नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यानी ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, जिसको डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पे आता है, बराबर ना? ठीक है? तो अगर कोई गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, क्या एक कांस्टेंट k लगा सकता हूं, v इक्वल टू kt लिख सकता हूं। अच्छा क्या इसको मैं v बाई टी इक्वल टू k भी लिख सकता हूं, यानी v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, बराबर? v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा न्यूमेरिकल के लिए क्या करूंगा, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2, यहां से चार्ल्स के न्यूमेरिकल निकलेंगे, ठीक है? देखो v अपॉन t कांस्टेंट है तो v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 बाई t2। बॉयल्स के न्यूमेरिकल के लिए p1 v1 इक्वल टू p2 v2, ध्यान रखिएगा v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, ठीक है? यहाँ ये केवल न्यूमेरिकल यूज पे करोगे आप, चार्ल्स के न्यूमेरिकल जब प्रेशर कांस्टेंट दिया रहेगा, v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2। अच्छा बात आती है सर इस केस से मिलाओ, क्या यहाँ भी ये के nRT ही है क्या? ऐसा नहीं होगा। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, pv इक्वल टू nRT, यानी इसी से मैं चार्ल्स को भी डेरिवेट किया होगा। आइडियल गैस इक्वेशन यही है। अच्छा क्वांटिटी ऑफ गैस क्या है, फिक्स है यानी कांस्टेंट है क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है क्या? और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। क्या सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया जाए? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v इक्वल टू
nr/p into t लिख सकता हूं, सारे कांस्टेंट को एक साथ ले लिया, तो ये v n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, p कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट इसी को मैं बोल रहा हूं k, और ये t, v इक्वल टू kt। समझा क्या? v इक्वल टू kt यहां से आया। एक एक चीज से आपको मिलवा रहा हूं कि k है क्या। इसका मतलब चार्ल्स में k की वैल्यू होती है nr/p, n कांस्टेंट r और प्रेशर कांस्टेंट है ना, nr/p, जबकि चार्ल्स में k क्या था, nrt। समझ में आ रहा है कि नहीं? nr/p ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। यानी अगर किसी भी कोई भी गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? न्यूमेरिकल आप यहां से उड़ाओगे इसका, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। टेंपरेचर हमेशा आपको केल्विन में ही रखना है। अब बात आती है ग्राफ। अच्छा बताओ यहाँ ग्राफ किसमें किसमें प्लॉट होगा? V और T, इसलिए इसको बोलेंगे VT ग्राफ। वहां पे P और V था, PV ग्राफ। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं VT ग्राफ दिया नहीं, चार्ल्स का ग्राफ है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया? ठीक है, पढ़ाई करिए, आप बहुत कमजोर हो, पढ़ते नहीं हो। और ये थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमको बहुत मजा आ रहा है, हम चार्ल्स का लिख के आ सकते हैं, किसी के मुंह पे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल निकलना आना चाहिए। अगर एंट्रेंस क्रैक करना है बेटा, तो थियरी एक बार पढ़ो, न्यूमेरिकल उसमें बहुत ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है, जितने होंगे उतने न्यूमेरिकल। अगर आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं आपको दे भी सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बुक नहीं है। मेरे पास बहुत सारी बुक पड़ी है। देखो ये 33 इयर्स का नीट लेके आया था, इसमें से क्वेश्चन है। मैं ऐसे मेरे पास 20-25 साल का जेई के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं इस चैप्टर से टॉपिक वाइज। ठीक है, पूरा नीट गाइड है केमिस्ट्री की अपने पास, वहां से भी क्वेश्चन दे सकता हूं। अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा आपके पास, सॉल्व करिए आप क्वेश्चन। एक बार ये होने दीजिए, चैप्टर खत्म होने दीजिए। अभी जितना टॉपिक है, जैसे मैं पढ़ाया गैस लॉ, ठीक है, तो मैं गैस लॉ के पीडीएफ मोनी मैम को आज भेज दूंगा फोटो खींच के। ठीक है, और आप क्या करिएगा, उसको जरा सॉल्व करिएगा गैस लॉ के क्वेश्चन। पहले सिंपल वाले भेजूंगा, बहुत टफ नहीं भेजूंगा क्वेश्चन, कि जहां पे आप सीधे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा पाओ। ठीक है, तो पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन भेजता हूं। सबसे पहले मुझे लगता है देखूंगा टारगेट तो क्या बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो नीट गाइड जो मेरे पास है उसमें से मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा सिर्फ गैस लॉ के, क्योंकि आज गैस लॉ खत्म हो रहा है और शाम को आइडियल गैस इक्वेशन खत्म होगा आज। ठीक है, तो उस पे भी न्यूमेरिकल जो होगा, जो नीट में आए हैं वो तो मैं खुद ही करा दूंगा, नीट जेई वाले जो भी हैं मेरे पास। बाकी जो है आप खुद प्रैक्टिस करिए। और बेटा मैं बोल रहा हूँ, जिनको नीट देना है ना, एक आध बुक अपने पास रखो, और जिनको जेई देना है वो भी कुछ ना कुछ अपने पास रखे मटेरियल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल बोर्ड पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जिनको सीटी देना है वो सीटी बेसिस का मार्वल वगैरह लेके बैठ जाए अपना, सबका अलग अलग लेवल है। ठीक है, सीटी में आपका मार्वल ले लिया, मोर देन सफिशिएंट है, उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, जेई का आपको नीट का करना है तो नीट गाइड केमिस्ट्री की आती है, क्योंकि एमटीजी फिंगर टिप्स तो आपको यहाँ हम लोग खुद ही सॉल्व कराएंगे, जो क्लासेस की तरफ से दी जाती है। मतलब एमटीजी की एक बुक हम लोग खुद ही सॉल्व कराते हैं यहाँ पे, एमटीजी फिंगर टिप्स। ठीक है, और एमटीजी की नीट गाइड आती है। उस नीट गाइड का बेटा इतना बढ़िया ना, 85% क्वेश्चन डायरेक्टली उस बुक से या उसी टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं। और यहाँ देखो साफ साफ मेंशन किया है इस चीज को, अगर आप देखो तो 85% सेम और सिमिलर एमसीक्यू इन नीट आर फ्रॉम एमटीजी नीट बुक्स। जो एमटीजी की नीट बुक है, ये तो मैंने वो लिया है जो 33 साल से नीट में क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर से, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो नीट जो बुक होती है केमिस्ट्री की, उस बहुत बढ़िया बेटा गाइड है वो, उसको आप ले लो, जिसको जिनको नीट देना है। नीट गाइड केमिस्ट्री आई होप 500-550 की आती है, मैंने भी अमेजोन से मंगाया था, 550 की पड़ी शायद। ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो नीट वालों के लिए। जेई वाले के लिए जो अगर उनको लेना है जेई के लिए, तो आप यूएसएस की ले सकते हो, यूनिवर्सल की जेई की बुक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस और नीट का लेवल बेटा एक ही होता है। ऐसा नहीं है सर हम नीट गाइड ले लेंगे जेई मेंस नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। अरे बाबा तुम अगर नीट गाइड भी सॉल्व कर लेते हो ना, जहां कुछ नहीं करोगे, जेई मेंस और नीट का लेवल क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल सेम है, फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट केमिस्ट्री के लिए जेई मेंस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट 95% सेम है, क्योंकि एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा है जो वहां पे जेई में है, नीट में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप नीट गाइड ले लो। जेई वाले को लिए अगर लेना है यूएसएस ले लो, यूनिवर्सल की आती है एररलेस केमिस्ट्री फॉर जेई, उसको आप ले लीजिए। एमटीजी आप सॉरी एमएससीटी देना है तो आप मार्वल ले लीजिए। एक बुक अपने पास सॉल्विंग के लिए आपको रखना पड़ेगा, जिसको आप घर पे जाके सॉल्व कर सके। बाकी मुझे भेजना है तो मैं फोटो खींच खींच के भेज दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दिया करूंगा, भैया देखो गैस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। और जो ना आए आप उसको हमसे पूछिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। समझ में आया क्या? तो आप क्वेश्चन पे कमांड करना स्टार्ट करिए।
चार्ल्स लॉ आप बराबर याद कर लोगे, बट इसके क्वेश्चन आना, इसके ग्राफ समझना, ये इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बेटा एंट्रेंस आसान नहीं होता, उसके लिए आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और थिंकिंग अच्छी कब बनेगी, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू के 2 साल में देख डालोगे कि इस टाइप का भी है, इस टाइप का है, इस टाइप का है। जब तक आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच अच्छा नहीं बनेगा। और जिसको ऑब्जेक्टिव, जिसको एमसीक्यू सॉल्व करना आता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आ रहा है, इसका मतलब उसका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है। क्योंकि अगर आपको चैप्टर आपको प्रॉपर नहीं समझाया ना, तो आप एमसीक्यू में हाथ डाल ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। समझ में आया? आइए चार्ल्स का क्या देखते हैं ग्राफ। इस बात का ध्यान दीजिए, नहीं तो 11 में से नॉर्मली निकल जाएगा, फिर 12 में बहुत प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। ग्राफ, वीटी ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। चलिए सबसे पहला ग्राफ देखिएगा, फर्स्ट वन, समझिए कैसे प्लॉट कर रहा हूं मैं। इधर ले लिया बेटा मैंने वॉल्यूम और इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन मैं केल्विन में लिया, जो तो डिग्री सेल्सियस में लिख दूं, केल्विन ही है इसका मतलब। आप बताइए ग्राफ कैसा होगा। आपको पता है बॉयल्स में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, बॉयल्स कह रहा हूं, चार्ल्स की। इसका डायरेक्ट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस यही डाउट हो रहा है सर, ओरिजिन से क्यों पास किया। इसका c 0 होता होगा, पर हमें दिखाइए सर, हम नहीं मानेंगे आपकी बात कि ओरिजिन से पास होगा। चलिए देखते हैं। आइए, अपने को पता है v इक्वल टू kt होता है बेटा, v इक्वल टू kt बराबर। अच्छा, क्या v को मैं y मानूं, t को मैं x मानूं, k हो गया आपका m, कहीं से इसका मतलब प्लस c यानी प्लस 0, इसीलिए ओरिजिन से पास कर डालूं। समझ में आया क्या? हर चीज का रीजन है बेटा, कुछ याद नहीं करना है आपको, चीजों को समझना है। तभी एक नियम पे 1 घंटे में दे रहा हूं आपको, कि बस इसके बाद कुछ ना बचे आपके सामने, कि ऐसा नहीं रटवा दिया, वीटी रट लो, समझा के दे रहा हूं कि कैसे आया ये ग्राफ। बात समझा क्या? अब चलो स्लोप की वैल्यू। अच्छा बेटा, स्लोप का मतलब ये एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा। स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है, k। और बताओ यहाँ पे k क्या था, nr/p। बात समझा ना? अब सोच रहे होगे कि यहाँ पे कुछ भी करा सकता है बेटा। अगर मैं तो जे एडवांस क्वेश्चन की बात करूं, ये एंगल देके आपसे नंबर ऑफ मोल्स तक पूछ सकता है गैस का। बता रहा हूं ना कि ये एंगल देके आपसे नंबर ऑफ मोल्स तक पूछ सकता है कि 1045 है, बताइए ये ग्राफ देगा, बोलेगा बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो सीधा सा स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल टू क्या है, nr/p ना। अब 1045 का मतलब मान लो ये 45 दे दिया, तो स्लोप tan थीटा 1045 कितना 1 इक्वल टू n, r की वैल्यू दे देगा, p की वैल्यू दे देगा, आपसे n निकलवा लेगा। ये जेई का लेवल होता है। आप सोचो सिंपल क्वेश्चन देगा, ग्राफ से न्यूमेरिकल पूछ लेगा आपसे। तो अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है कि यार ये स्लोप nr/p है, आप बोल देगा बताइए ये ग्राफ आपका जो है 1 atm प्रेशर पे प्लॉट किया गया है और ये 1045 है, बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे। तो 1045 इक्वल टू nr/p, 1045 1, r की वैल्यू रख देंगे जूल में, प्रेशर दिया है, नहीं निकाल लेंगे यहां से। समझ में आया क्या? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। चलिए, तो आपका ये पहला ग्राफ सबको क्लियर हुआ क्या? किसी को डाउट तो नहीं है फर्स्ट ग्राफ में थोड़ा भी? चलिए सेकंड ग्राफ लेते हैं इसका, बी और टी हो गया। अच्छा देखिए ये ग्राफ बताइएगा, मान लीजिए बेटा इधर मैं ले लेता हूं v/t और इधर मैं ले लेता हूं t, कैसा ग्राफ आएगा? हाँ, v/t क्या है, कांस्टेंट है, बस ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दो। बात समझा क्या? v/t क्या है, ऐसे याद करो pv का अलग ग्राफ, ठीक है। तो v/t यहाँ भी कांस्टेंट होगा, फिर चाहे यहाँ t दे चाहे यहाँ v दे, अगर v/t है तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आंसर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? चलो आप लोग मेहनत करो, हाँ, क्योंकि इस बार बॉयज बहुत स्ट्रांग है। 11th मैंने देखा है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे। आप लोग थोड़ा वीक पढ़ रहे हो, हर बार यहाँ पे गर्ल्स अच्छी आती थी पढ़ने के लिए, इस बार बॉयज बहुत अच्छे आए हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा वीक पढ़ रहे हो इस बार। तीसरा ग्राफ देखिए, और बेटा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, गारंटी रखो अगर तुम मेरे साथ 2 साल चले, जितना चैप्टर मेरे हिस्से आया उसमें बिल्कुल तुम्हें मास्टर बना के छोड़ूंगा। जितना मेरा नोट्स है उसको आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा हाथ कोई केमिस्ट्री में पकड़ ही नहीं सकता, ये जान लो, ठीक है। जितनी कुछ चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको,
आप देखिए इतने ग्राफ आपके बुक में ही नहीं है, फिर भी उठा उठा कहां से लाता हूं, अपना नोट्स अलग रखता हूं, क्योंकि उस लेवल का मैं खुद पढ़ा हूं। तो मैं कोटा में था, एलन कोटा में, तो मैंने भी यही सब तैयारी किया है, तो इसलिए मेरा वो पोर्शन उसी तरह से स्ट्रांग है कि मुझे पता है कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे कराई जाती है। नहीं तो ये बोर्ड वाला बंदा होता ना, ये चार्ल्स लॉ पढ़ाता, v1/t1 = v2/t2, चार्ल्स लॉ खत्म। ठीक है, ग्राफ एक आध वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला बता देता आपको ट्रिक से। अभी देखना हम कितने ग्राफ लेंगे, आप सोचोगे कि वीटी ग्राफ है सर, वी और टी स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वीटी और टी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अंडर रूट टी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि जेई का कोई लेवल, जेई बहुत ऊपर की बात होती है, उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। नीट थोड़ा बहुत नीचे है, नीट के क्वेश्चन बड़े हलवा टाइप के आते हैं, बट जेई का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वहां बहुत दिमाग लगाना पड़ता है आपको। तो चलो दो ग्राफ लिया हमने, वी और टी का ग्राफ समझा। अच्छा, अब एक ग्राफ है वीटी अपॉन टी, वी बाई टी भी समझा दिया कांस्टेंट। अब सोचो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, बहुत ध्यान समझना। अब देखो जेई का क्वेश्चन, वी और टी डिग्री सेल्सियस में ग्राफ प्लॉट करो। अब बच्चे यहीं फंस जाएंगे, कुछ ऐसे प्लॉट करके चलेंगे ये, क्योंकि वी और टी का यही ग्राफ तो होता है भाई, वी डायरेक्टली प्लॉट, जबकि ये ग्राफ था जब टेम्परेचर केल्विन में था। अब जे यही सुख होता था, जे का क्या होता ना कि तुम्हारे अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, कि तुम ऐसे फालतू चले आए हो पेपर देने। ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये ग्राफ, और एक ऑप्शन ये रहेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखो, नो डाउट अपने को पता है यार V = KT तो होता है बराबर, चलो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस हुआ है, बट अपने को ग्राफ तो केल्विन से प्लॉट करना पड़ेगा, तो क्या हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हैं। तो V = K T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दूं, बस इतना ही अप्रोच करना था आपको। अब ये केल्विन में आ गया, इसका मतलब K का अंदर मल्टीप्लाई करो, K T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 K बराबर, आइए V क्या है, y एक्सिस पे, T डिग्री सेल्सियस x, K m, ये C, y = mx + c आ गया। ठीक है, अच्छा बताइए, V और T डिग्री सेल्सियस, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है क्या? पक्का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्या ओरिजिन से पास करेगा? नहीं, क्योंकि C की वैल्यू 0 नहीं है। फिर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ये आएगा T डिग्री सेल्सियस ग्राफ। बात समझा क्या? और अगर कोई पूछे इंटरसेप्ट कितना हुआ था, तो C की वैल्यू 273 K, स्लोप की वैल्यू पूछे, स्लोप ये एंगल है, स्लोप का मतलब tan थीटा, और स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू है K बोले तो NR/P। अब मैं तुमको बार बार क्या पढ़ा रहा हूं, कुछ तक ग्राफ देके बोले स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज NRT, NR/P, ऐसा ग्राफ दे, इसलिए अंदर तक कुछ के बताया हूं K की वैल्यू होती क्या है, कंफ्यूज कहीं से हो नहीं सकते आप। ठीक है, आएगा जिससे आसान क्वेश्चन आएगा, इससे टफ नहीं आ सकता। ठीक है, NR/P समझा, ये ग्राफ T डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अगर आप यहां से पास कर दे तो गलत हो जाता ना, वो केल्विन वाला ग्राफ होता बेटा। ठीक है, एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, देखो V और T डिग्री सेल्सियस का ग्राफ खींचना है बेटा। यहाँ पे केल्विन का ग्राफ हमने पढ़ा था, बट ये डिग्री सेल्सियस है, तो हमने क्या किया, V = KT हम जानते हैं चार्ल्स में, अब T डिग्री सेल्सियस है, बट इसको हमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया, 273 जोड़ दिया, अब इसके को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, V = K T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 K बराबर, V क्या है, y, T डिग्री सेल्सियस x, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट C की वैल्यू 0 नहीं है, ओरिजिन से नहीं पास करेगा। ठीक है, लेकिन स्लोप कैसा है, K की वैल्यू पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। समझ में आया? तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। अगला ग्राफ देखो, नेक्स्ट चौथा ग्राफ देखिएगा, बहुत ध्यान समझिए। मान लो बेटा इधर मैं ले लूं VT, अब ऐसे ग्राफ और आपको कंफ्यूज करेंगे, VT और T में ग्राफ, अजीब सा ग्राफ ना। अब दिमाग आपका एकदम पागल हो जाएगा, ये क्या VT, हम तो V और T में ग्राफ पढ़ना चाहते थे, ये VT और T, ये तो है ही नहीं चार्ल्स में, अगर कुछ नया ग्राफ पूछा गया है। वही चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। VT और T का ग्राफ है, अपने को क्या पता है V = क्या होता है, KT चार्ल्स में। अपने को VT और T में ग्राफ प्लॉट करना है, तो VT करने के लिए इधर T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं इधर T से मल्टीप्लाई करूं इधर भी करना पड़ेगा, जो काम लेफ्ट में करूं राइट में करना पड़ेगा, या दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या VT = KT स्क्वायर आ जाएगा क्या? अच्छा, VT मेरा क्या है पूरा का पूरा, y, T ये क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया क्या, x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया m, ठीक है, प्लस C क्या है 0,
तो पक्की बात दिख रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला। क्या हो गया? पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखिए ये ग्राफ है, समझा क्या? वीटी और टी में। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखिए, फिफ्थ वाला इधर वीटी ही रखूं और इधर टी स्क्वायर रख दूं, अब ग्राफ पूछूं आपसे, तो अपने को पता है यार v इक्वल टू के टी, अगर vt बनाया 2030 से मल्टीप्लाई करूंगा vt इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो vt क्या हो गया? y। इस बार t स्क्वायर ही है, इसको x स्क्वायर मत बोलना, मैंने t स्क्वायर यानी मेरा इस बार x ही t स्क्वायर है। समझने बात को? पिछली बार t था, तो जब इसको vt बनाना था v इक्वल टू के टी 2030 से मल्टीप्लाई किया, इधर vt बन गया y, और ये t था बट यहाँ t स्क्वायर आ गया था, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिख रहा था। इस बार मैंने x एक्सिस पे t स्क्वायर ही लिया है, तो जब v इक्वल टू के टी दोनों तरफ मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, vt क्या है? y, t स्क्वायर क्या है मेरा इस बार? x, तो इस बार दिख रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नॉट x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? m प्लस c यानी प्लस 0, तो vt y और t स्क्वायर x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओरिजिन से पास करेगा क्या? हाँ, ओरिजिन से पास करेगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पे अगर स्लोप की वैल्यू बोलूं मैं, स्लोप का मतलब क्या? tan थीटा यानी k, और k जानते हो nr बाई p। टी स्क्वायर कैसे आया बेटा? टी स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट करना था, आया नहीं है। vt और टी स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट करना था, तो v इक्वल टू के टी होता है, तो अगर मुझे vt करना है तो यहाँ t से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर लेफ्ट में t से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट में भी t से मल्टीप्लाई करूंगा, तो vt इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो vt हो गया y, और इस बार मेरा x एक्सिस पे है क्या? t स्क्वायर ही है, इसका t स्क्वायर x स्क्वायर नहीं है, t स्क्वायर x है। पहले t था बट आया था t स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर लिखा। समझा बात? ठीक है। मतलब पहले से स्क्वायर में था इसलिए नहीं डाला ना। हाँ, स्क्वायर में था इसलिए नहीं डाला। देखो vt और t में क्या है विराज, vt और t का ग्राफ प्लॉट करना था, v इक्वल टू के टी था, ठीक है, v इक्वल टू के टी था, तो अब मुझे vt करना है, इधर t लाना पड़ेगा, इधर t लाने का एक ही तरीका t से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं लेफ्ट में t से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो vt इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो अब vt क्या है मेरा? y एक्सिस पे, तो ये y वेरिएबल, और ये t स्क्वायर है, ये क्या है? अगर यहाँ t होता तो मैं इसको x मानता, t स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, पैराबोला। समझा? समझ में आया विराज? यस। और यहाँ t स्क्वायर है, t स्क्वायर का मतलब x ही मेरा t स्क्वायर है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ रहा है क्या? बाउंसर जा रहा है सब, समझ रहा है? ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर इतना कठिन कैसे हो गया? चलो, vt और t दिखा दिया, vt और t स्क्वायर दिखा दिया आपको। अगला देखिए, बस छोड़ रहा हूं, परेशान मत हो। अगला देखो, ग्राफ प्लॉट कर दूं, छोड़ देता हूं। 6 आएगा v और 1 बाई टी, चलो v और 1 बाई टी, ठीक है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या ग्राफ आएगा? v इक्वल टू के टी होता है। अच्छा क्या बताओ, तो थोड़ा सा मैथ लगाना रहेगा बस, क्या इसको मैं v इक्वल टू के 1 अपॉन टी लिख सकता हूं क्या? यस, एब्सोल्युटली। मैथ राम सर है, ठीक है। v इक्वल टू के टी है, तो v इक्वल टू के 1 बाई टी लिख सकते हो ना भाई इसको, तभी तो t ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 बाई टी। अच्छा समझो, v क्या हो गया? पूरा का पूरा 1 बाई टी x, क्या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x दिख गया क्या? इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं फॉर्मूले को, v इक्वल टू के टी, बट मुझे 1 बाई टी पे ग्राफ है, तो क्या इसको v इक्वल टू के 1 अपॉन टी लिख सकता हूं ना? तो ये 1 अपॉन टी क्या हो गया? x, x एक्सिस पे है ना, और v y, तो v y और x क्या दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पीवी ग्राफ याद करो क्वाल्स का। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए ग्राफ 7th ना, चलिए। अच्छा बताइए, अगर मैं v और रूट टी में ग्राफ प्लॉट करूं, v और रूट टी में, तो कैसा ग्राफ आएगा? अच्छा एक बात बताओ, v इक्वल टू के टी बराबर,
अच्छा √T में ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताइएगा? बस सिंपल सिंपल सी मैथ लगानी भैया, ठीक है। v इक्वल टू क्या, √T का स्क्वायर, इसका मतलब v क्या हो गया, y, √T ये क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि मैं तो √T लिया था, यहाँ आ क्या रहा है √T स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये m प्लस c यानी प्लस 0। इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ग्राफ पैराबोला, और c की वैल्यू 0, तो पैराबोला यहां से मत उठा देना, ओरिजिन से पास करना, ये ऐसा पैराबोला। समझ में आया क्या? तो ये हो गया v और √T में। अगला देखिए, चलिए अगर मैं बोलूं log v और log t में ग्राफ, भूख गए क्या यार तुम लोग? हाँ, 1.5 घंटे में हालत खराब हो रही है, सही से ऑफलाइन होता तो कम से कम 2.5 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। 7:30 to 9:30 नहीं, 10 o'clock तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। log v और log t, और इतने तो कभी नहीं लिखता, यहाँ से वहां तक लिखता तुम छापते, फिर मैं आराम करता। log v और log t, अब देखो बेटा क्या करें, अपने को पता है v इक्वल टू kt, एग्री करते हो ना, ठीक है, दोनों तरफ का log ले ले। सो log v इक्वल टू log m इंटू n, log m प्लस log n, डायरेक्ट करना चलेगा ना, लिख देता हूं तुम्हारे लिए एक बार, चलो। अब log m इंटू n कर सकते हैं, तो क्या हो गया बेटा, log v इक्वल टू log k प्लस log t, यही होगा ना, log m इंटू n, log m प्लस log n। चलिए log v क्या है अपना, y, अच्छा log t क्या है, x, हाँ, log m इंटू n क्या होता है बेटा, मैथ है कि बायो है, मैं छोड़ दिया सब, तब तो तुम हमको तहलका मचा दो, ठीक है। log v हो गया y, log t हो गया x, और इसका एक क्वेश्चन लिखा है 1 लिखा है m, और ये क्या हो गया c, ठीक है। तुम्हारा मैं रिकमेंड, नाम तुम्हारा मैं राम सर को रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है, लड़की बहुत अच्छी है सर। log v इक्वल टू y, ऐसा मैं कभी नहीं करता, चुगलखोर नहीं, ठीक है। y log t क्या हो गया x, और ये हो गया m, और ये हो गया आपका c। अच्छा एक बात बता बेटा, log v और log t y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिखा गया, यानी ग्राफ तो तय हो गया स्ट्रेट लाइन। अब चेक करो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा, c की वैल्यू 0 नहीं तो ओरिजिन से नहीं पास होगा। अब स्लोप चेक करो, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, हो गया ग्राफ। और ये इंटरसेप्ट कितना हो गया, log k यानी log nr/p, ठीक है। स्लोप यानी tan थीटा, आई होप tan 45 ही आएगा, क्योंकि 1 है tan 45। एंड द लास्ट ग्राफ आज का, छोड़ देता हूं बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स है नहीं, ग्राफ ही है, उसके बाद बोर हो रहा है मुझे पता है। कौन सा नंबर था भैया, 9। देखो अगर मैं यहाँ v ले लूं बेटा, और यहाँ पे ले लूं मैं t, बराबर, चलिए ग्राफ प्लॉट करता हूं, P1 P2, क्या क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, P1 is greater than P2. P1 एंड P2, पहला P1 इज ग्रेटर देन P2, दूसरा P2 इज ग्रेटर देन P1, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन या तो एक वर्टिकल लाइन, यही कंसेप्ट चलेगा। इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि दोनों प्रेशर अलग है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स्ड, R फिक्स्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते ही वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है क्या, यानी जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहीं का प्रेशर ज्यादा। तो P2 पे ये टेम्परेचर है मान लूं T2, और P1 पे ये टेम्परेचर मान लूं T1, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, T1, इसलिए कौन सा प्रेशर ज्यादा, P1। जानबूझ के उल्टा किया था, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे P2 है तो यहाँ तुम गलती से हो सकता है T1 लिख दो, ऐसा ग्राफ बनाया यहाँ T2 है यहाँ T1, बट मुझे पता है इधर चलने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां समझा क्या, तो T1 ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ में आया, इसमें P1 प्रेशर ज्यादा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ, ठीक है। चलिए फिर शाम को मिलते हैं, 2 लॉ और बचे हैं, इसके बाद पढ़ाऊंगा गैलो-सैग लॉ, उसका ग्राफ नहीं बताऊंगा,
क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं v इक्वल टू के टी, शाम को पढ़ेंगे p इक्वल टू के टी। तो जैसा v और t में ग्राफ पढ़ा वैसे p और t में आएगा ना ग्राफ, उसको नहीं पढ़ाऊंगा बट नोट्स में दिया है। और आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे। चलो धन्यवाद भैया, गुड लेक्चर। चलो भैया अप्रिशिएट कर रहे हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ चढ़ा रहे हैं मुझे पता है, समझ में कुछ आया नहीं होगा बेचारे को।